ओला हैज़ फाइल्ड फॉर इट्स आईपीओ और आज की डेट में आईपीओ ओपन है। तो इस आईपीओ को एनालिसिस करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स जिसमें मैंने उनके बिजनेस ओवरव्यू को कवर किया है, आईपीओ किस बारे में है मैंने उसको कवर किया है, देन उनकी मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और कितना मार्केट शेयर है। फिर मैंने इसमें कुछ कॉम्पिटिटर्स का बेंचमार्किंग किया है ताकि हम फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस जान सकें, क्या आईपीओ जिस लेवल पे आया है वो एक सब्सक्राइब करने वाला लेवल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसमें ये सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो पहले तो हम बात करें कि इशू आया क्या है। तो बेसिकली ये आईपीओ इशू जो है 2 अगस्त से चालू है, आज 6 अगस्त है। इसका मतलब है कि ये आखिरी दिन है जिस दिन आज इशू क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 72 रुपीज़ से लेके 76 रुपीज़ के बीच में लाया गया है। आप एक टाइम पे एक एप्लीकेशन में 195 शेयर्स बिल्ड कर सकते हैं। टोटल इशू साइज इसका है 6145 करोड़। इसका मतलब कंपनी जो है टोटल फंड रेज करने की जो कोशिश कर रही है वो 6145 करोड़ है इस इशू से। नाउ बेसिकली ये इशू जो है फ्रेश इशू है ज़्यादा, क्योंकि 89% ऑफ जो शेयर्स हैं वो सिर्फ फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर्स सिर्फ इसमें 11% हिस्सेदारी है जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, अगर हम अपर प्राइस बैंड पे ऊपर कंपनी लिस्ट होती है तो इसकी पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली 33,521 करोड़ बनेगी। इसकी लिस्टिंग एनएसीपी भी होगी और बीएसईपी मेन बोर्ड पे होगी। अब ओला जो है 2017 में उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाई थी, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उनके बैटरी पैक्स बनाती है, मोटर व्हीकल और फ्रेम्स वगैरह सब कुछ अपने ओला फ्यूचर फैक्ट्री के ऊपर बनाती है। अब ओला जो है वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू काम करती है रादर देन सिंगल कंपनी। तो जो पहली कंपनी है उनमें ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में है। देन अनदर बिजनेसेस जो हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स बनाने में है, कुछ इलेक्ट्रिक सेल्स टेक्नोलॉजीज बनाने में है और कुछ चार्जिंग स्टेशंस बनाने में है। अब बिजनेस के स्केल को समझे। अगर हम पिछले साल का ख़त्म होने के बारे में बात करें तो तब तक ओला के पास 1 मिलियन यूनिट पर ईयर बनाने के लिए फैक्ट्री में इंस्टॉल कैपेसिटी अवेलेबल थी। आर एंड डी एक्टिविटीज़ की बात करें तो उनके ऑफिस यूके में है, यूएस में है, इंडिया के साथ साथ उनका मेजर फोकस जो है आर एंड डी ऑफिस में जो आउटसोर्स ओवरसीज हैं उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स है। कंपनी ने आज तक की डेट में 7 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए हैं और 4 प्रोडक्ट जो हैं वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं जो शायद आने वाले समय में लॉन्च किए जाएंगे। नाउ कंपनी अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये प्रोडक्ट्स जो हैं अपने कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स जो हैं ओला ऑल ओवर इंडिया खोल चुकी है, जिसमें 431 सर्विस सेंटर इंक्लूड किया है। नाउ ओला ने पहले मॉडल की अपनी डिलीवरी जो थी S1 थी वो दिसंबर 2001 में करी थी। उसके बाद ओला ने अपने सारे के सारे स्कूटर्स को अपग्रेड किया जनरेशन 2 पे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट जो थे अवेलेबल अगस्त 23 के बाद होने शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने पहले देखा ओला के में एक बिजनेस उसके चार्जिंग स्टेशन का भी है। तो अपने ही कस्टमर्स को वो चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइड करता है ईवी के लिए, जिसमें 250 हाइपर चार्जर गन्स हैं और 764 स्टैंडर्ड स्टेशन हैं। हाइपर चार्जिंग स्टेशन जो है इस वक्त 17 स्टेट्स में वर्कआउट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड गन्स जो हैं वो इस वक्त 21 स्टेट्स कवर कर रही हैं थ्रू आउट इंडिया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो बेसिकली सारे के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन बट रेंज इज़ डिफरेंट। ओला का स्कूटर 80,000 से शुरू होकर जिसकी 91 किलोमीटर की रेंज है वो आज की डेट में 1.5 लाख तक जाता है, जिसकी रेंज अराउंड 195 किलोमीटर तक है। अब ओला किस मार्केट में ऑपरेट करता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि उसका एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या होगा और वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर हम देखें तो कोविड में कुछ डाउनफॉल आया जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक टू व्हीलर प्रोडक्शन जो थी कम हो गई। हमारे इंडिया में 24 मिलियन यूनिट्स टू व्हीलर प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस फिगर वाज फॉर 2019, बट 20 और 21 में स्लो डाउन की वजह से ये फिगर 18.9 और 19.5 मिलियन यूनिट्स तक आ गए। बट हमने 24 तक इसको वापस रिकवर कर लिया है और अब हम 21.5 मिलियन यूनिट्स जो है टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में। अभी भी ये 2017-19 के फिगर से कम है, बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स देयर इज अ रिकवरी। नाउ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो हैं बहुत ही तेज़ी से पिकअप कर रहे हैं क्योंकि ये एक नया सेगमेंट है
और सरकार भी इसको पुश कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके फेवर में है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इंडिया में 2022 की फिगर की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स थे उनका यूनिट 0.3 था, और ये रजिस्ट्रेशन की बात करें, बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ये बेसिकली एक्सपोनेंशियली राइज किया है और 100 प्लस CAGR पे ग्रोथ हो रही है, और 0.94 मिलियन यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल 2024 में रजिस्टर किए गए थे। अभी इसी नंबर को हम कंपेयर करें ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में, तो हमें मिलेगा कि उनका पेनिट्रेशन रेट कितना है। तो ईवीज का पेनिट्रेशन रेट बहुत ही तेजी से बढ़ा है। द पेनिट्रेशन इंक्रीज्ड 6x बिटवीन 21 टू 22, उसके बाद 2x हुआ 22 से 23, और आज की डेट में अगर हम Q4 FY24 की फिगर की बात करें तो ये 6.8% है, यानी कि 21 मिलियन यूनिट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू व्हीलर की हो रही है, उसमें 6.8% यूनिट्स जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बन रहे हैं। इसका सबसे फेवरेबल फैक्ट जो इसको फेवर कर रहा है मार्केट को, वो है एडवांसमेंट इन सेल टेक्नोलॉजी which is driving the penetration of electric vehicles. Cell technology development is making EVs comparable and better than the internal combustion counterparts. सेल टेक्नोलॉजी जो है ईवी की रेंज बढ़ा रही है, स्पीड बढ़ा रही है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से वो पेट्रोल वाले बाइक्स के कंपैरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कह भी सकते हैं कि शायद उनसे बेहतर भी दे रहे हैं। ईवी की ओनरशिप की भी यही कंपैरिजन है, क्योंकि सेल टेक्नोलॉजी अगर बैटरी पैक्स सस्ते होना शुरू हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अगर वो कम कम होते जाएंगे तो व्हीकल की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाएगी। तो आज की डेट में भी ईवी जो है 55% लोअर कॉस्ट करती है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। मार्केट शेयर 2022 में बेसिकली ये पूरा का मार्केट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का था, जो चाइनीज व्हीकल्स ऑपरेट कर रहे थे, और इंडियन प्लेयर्स इसमें बहुत ही छोटा पार्ट थे। जहां ओला ने शुरू किया 2022 में उनका मार्केट शेयर सिर्फ 5.7% था, बट जैसे ही उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, उन्होंने अपनी मार्केटिंग बढ़ाई, उन्होंने अपने ब्रांड फोकस को बढ़ाया और मार्केट में प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च करने शुरू कर दिए, उनका मार्केट शेयर नेक्स्ट ईयर 21% हो गया, और FY24 में दे हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर ऑफ 34%। देखते ही देखते बजाज, TVS और हीरो ने भी इस मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो चाइनीज व्हीकल्स का अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर था वो कम होता जा रहा है, और बेसिकली सारा का सारा कन्वर्जन जो है वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर होता जा रहा है, और ओला इस ही ट्रेंड को लीड कर रहा है विद 34% मार्केट शेयर एंड अ मार्केट लीडर। अब हम कुछ नजर डालते हैं ओला के फाइनेंशियल्स के ऊपर ना। ओला के फाइनेंशियल्स की बात करें 2021 में उनकी सेल्स थी 106 करोड़, और 2024 में उन्होंने टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 5243 करोड़, 5243 करोड़। वही जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले स्लाइड्स में देखी, ओला ने अपने मार्केट में सेल करना शुरू किया था 2021 में। जैसे जैसे उन्होंने यूनिट्स मार्केट में बढ़ाए, उनके मॉडल बढ़े, उनकी सेल्स बढ़ी, तो आज की डेट में ओला जो है टोटल 3 लाख से ऊपर के यूनिट्स ऑलरेडी सेल कर चुका है, और उन्हीं की सेल्स का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन द सेल्स आया है, क्योंकि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट कर लिया है, तो जिसकी वजह से उनकी सेल्स जो है मल्टीपल फोल्ड से ऊपर बढ़ रही है। पर अब हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान दें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द इयर्स नेगेटिव है, यानी कि ओला आज भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल और सेल्स बेसिकली उनका 90% ऑफ रेवेन्यू है, तो जिसकी वजह से उनके पास मार्जिन जो बचता है बाकी के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वो बहुत ही कम है। देन मेरे पास बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है। ओला के पास 38 करोड़ का बोरोइंग था जब हम 2021 की बात करें, बट 24 की बात करें तो उनकी बोरोइंग जो है 1645 करोड़ है। तो जिस तरीके से सेल बढ़ी है वैसे बोरोइंग भी बढ़ी है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके डेट और इक्विटी रेशियो पे आ रहा है, जो इस वक्त 1.35x बन चुका है। नेटवर्थ और सरप्लस नेगेटिव है। ऑल दीज पॉइंट्स आर शोइंग कि उनका बैलेंस, उनका P&L पोजीशन इतना अच्छा नहीं है। अब हम इनको कुछ बेंचमार्क फिगर से समझते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन नंबर्स में समझना डिफिकल्ट है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली मार्केट में वैल्यूएशन क्या हो सकती है। टीवीएस, बजाज, हीरो जो इस टू व्हीलर मार्केट के लीडर्स हैं, ऑल्दो वो पेट्रोल सेगमेंट में हैं तो देयर प्योर प्ले कंपैरिजन नहीं है, बट एक प्रॉक्सी फिगर जरूर हमें मिलती है।
मार्केट कैप जो है टीवीएस और हीरो का 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। और अगर ओला में हम हाईएस्ट वैल्यू जो 76 पर शेयर का आईपीओ आया है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो ये मार्केट कैप जो होगा 33,000 करोड़ होगा। अब रेवेन्यू फिगर जो है 5,000 करोड़ की सेल है ओला इलेक्ट्रिक की, जबकि ईवीएस टीवीएस और हीरो मोटर की सेल जो है अराउंड 40,000 करोड़ की है। एंड सिमिलर फिगर बजाज के पास भी है। और ये कंपनियां जो हैं 30% प्लस ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम कर रही हैं। पर ओला की बात करें तो ये फिगर जो है सिर्फ 12.6% है। वही कारण जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, उनका ओला में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मटेरियल्स का जो सेल है प्रोडक्ट बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा है, और जो मार्कअप है उनके पास बहुत कम है, क्योंकि उनका प्राइस ऑलरेडी पेट्रोल बाइक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अबिटा मार्जिन ओला के पास नेगेटिव है। नाउ क्योंकि अबिटा मार्जिन नेगेटिव है, प्रॉफिट नेगेटिव है, हम इसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ही कंपैरिजन पॉसिबिलिटी बचती है, वो है रेवेन्यू फिगर। तो रेवेन्यू फिगर के बारे में बात करें तो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो टीवीएस, बजाज और हीरो, टीवीएस और हीरो बेसिकली 3x के मल्टीपल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बजाज लिटिल एक्सपेंसिव है 5.7, बट ओला उनके कंपैरिजन में भी एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मांग रहा है विच इज 6.7%। देन अगर हम एक छोटी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है जिसका नाम है वॉर्ड विजर्ड, जॉय ई बाइक्स के नाम से ये सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स, और अराउंड एंड अराउंड ये ओला इलेक्ट्रिक से पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। इस कंपैरिजन में हम देखें तो ऑल्दो इनकी सेल्स जो है ओला के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, बट ग्रॉस मार्जिन की फिगर की बात करें तो वो 30% है, और ये 30% फिगर जो है कंपेरेबल है इन टर्म्स ऑफ अदर टू व्हीलर व्हीकल्स। और इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि इनके पास अबिटा मार्जिन जो है वो पॉजिटिव है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जितनी देर तक ओला जो है अपना ग्रॉस मार्जिन 30% के ऊपर लेके नहीं जा पाएगी, तब तक वो शायद प्रॉफिटेबिलिटी को हिट नहीं कर पाएगी ना। वॉर विजर्ड्स आज की डेट में रेवेन्यू टू सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स मल्टीपल पे 5.6x पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये भी एक डायरेक्ट कंपैरिजन है और उसके बावजूद ओला 6.7x पे कम ट्रेड करने की कोशिश करेगा, और उससे भी हायर अगर हम प्रीमियम की बात करें, तो आई गेस ये आईपीओ बेसिकली एक स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे लाया गया है, और इसके ऊपर और भी प्रीमियम पे ऊपर प्राइस पे लिस्ट होना एक डिफिकल्ट चांस होगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि शायद ये आईपीओ सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। अगर हमें ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स ऑलरेडी चाहिए देन हम इसको मार्केट में खरीद सकते हैं। पॉसिबिलिटी होगी कि बिग चंक इज पॉसिबिलिटी कि ओला के शेयर्स जो है मार्केट में पहले करेक्ट करेंगे, देन एक अपना प्राइस एस्टैब्लिश करेंगे जो मार्केट ड्रिवन होगा, जिससे हमें पता लगेगा कि उसका फेयर मार्केट वैल्यूएशन क्या है। अब अगर किसी को ये जानना है कि तो क्या इस आईपीओ में सही था और क्या गलत, तो आई हैव ए लिस्ट स्मॉलर वन जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए हैं प्रोज, यानी कि जो फायदेमंद पॉइंट है। ओला एक प्योर प्ले ईवी प्लेयर है, इसका मतलब है उन्हें इसी मार्केट में R&D करनी है और इसी मार्केट का लीडर बनना है, और वो ऑलरेडी इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं इस कंपैरेटिव टू पेट्रोल मैन्युफैक्चरर्स। नाउ फैक्ट्री यूटिलाइजेशन इज ओनली एट 49%। उनके पास 1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बनाने की कैपेसिटी है। इसका मतलब जैसे जैसे ओला की सेल्स आने वाले सालों में बढ़ेगी, उनको फैक्ट्री को लेके एक्स्ट्रा केपेक्स नहीं करना पड़ेगा। उनको केपेक्स सिर्फ करना है अपनी सेल टेक्नोलॉजीज के लेके, जिसके लिए बेसिकली आईपीओ आया है। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ओला एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चल रहा है। सेल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर ओला एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाता है जिससे कि वो उसका कॉस्ट कम कर पाए, देन वो सीधा सीधा उनके मार्केट में ऐड होगा और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है कम हो जाएगा। तो इससे मार्जिन इंप्रूवमेंट के चांसेस बनते हैं। ओला का ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है क्योंकि ओला पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो कैब सर्विसेज को लेके हो, बट ब्रांड रिकॉल इज गुड फॉर द ओला। अब बुरी चीज़ें क्या है, जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा, डेट बहुत ज़्यादा है। दे कांट सर्विस द डेट क्योंकि उनका EBITDA रेशियो जो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है नेगेटिव है, क्योंकि उनके पास अर्निंग्स ही नहीं है, वो ग्रॉस मार्जिन के लेवल पे भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट एट ए वेरी लो मार्कअप, जिसकी वजह से उनका सेल्स जो है बेसिकली उनकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को ही कवर कर रहा है, उनके पास एडमिन एक्सपेंसेस को करने के लिए पैसा ही नहीं है, R&D के लिए भी पैसा नहीं है। देन ओला ने कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया कि उनको नियर फ्यूचर भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या मोटिव होगा और वो कैसे अचीव करेंगे। कंपेरेबल है नहीं, क्योंकि सारी मोस्ट कंपनीज जो हैं टीवीएस, हीरो, बजाज, वो बेसिकली पेट्रोल व्हीकल्स में है, और जो छोटी कंपनी है वॉर विजर्ड वो एक स्मॉलर प्लेयर है। तो ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है,
बट इवन देन हम देख सकते हैं कि ऑल द प्लेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके कंपेरेटिवली भी ओला जो है वो महंगा है। इसी के साथ मैं अपनी मार्केट की प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। नाउ यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपको ओला के आईपीओ में क्या अच्छा है क्या बुरा है और आप एक क्लियर डिसीजन ले सकें। इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस और लेके आते रहें।